नमस्कार, मैं आकांक्षा सक्सेना। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम मिशन प्रेरणा के कंपेंडियम के पार्ट 5 एंड पार्ट 6 के बारे में बात करने वाले हैं। भाग 5 और भाग 6 के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले के पार्ट्स में हमने बात की है कि कंपेंडियम की ज़रूरत क्यों थी, इसकी आवश्यकता क्या थी, उसका कॉन्सेप्ट क्या था, फिर कंपेंडियम में किन किन चीज़ों का इंक्लूज़न है, फिर हमने बात की कंपेंडियम में किस तरह से हम लर्निंग को प्लान करेंगे, राइट। और अब हमारे इस वाले भाग में, इसके पहले हमने बात की थी असेसमेंट कैसे करेंगे, और इस वाले भाग में हम लोग बात करने वाले हैं स्कूल लीडरशिप की। पार्ट 5 के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो स्कूल लीडरशिप के बारे में अगर आप बात करें तो ये एक बहुत ही सदा हुआ कॉन्सेप्ट है। जब आप लीडरशिप की बात करते हैं तो लीडरशिप इज़ टू लीड, राइट, लीड विद अ विजन। तो अगर आप किसी पॉलिटिकल फील्ड में बात करेंगे तो वहाँ की जो लीडरशिप होती है वो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है। किसी इकोनॉमिक स्फेयर में बात करें तो वो इकोनॉमिक लीडरशिप होती है। किसी सोशल कंटेक्स्ट में बात करें तो वो सोशल लीडरशिप होती है। जब आप स्कूल के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो ये स्कूल लीडरशिप का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपेंडियम में इसमें इतनी अच्छे तरीके से बात की गई है कि किस तरह से स्कूल लीडरशिप को देखा जाना चाहिए, किस तरह के 3 स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ लीडरशिप की बात की गई है, फिर किस तरह से इसका प्रोसेस है जिसको इम्प्लीमेंट करें, और किस तरह से एक पूरे मॉड्यूल को इम्प्लीमेंट करके विद्यालय से जुड़ी हर वो चीज़ जो इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी है, हर वो ट्राईपोलर प्रोसेस के वो पोल जिनको सशक्त करके एक इम्पैक्टफुल फाउंडेशनल लर्निंग को जन्म दिया जा सके। तो लीडरशिप की बात सबसे पहले करते हैं कि लीडरशिप है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों है। अ ड्रीम विदाउट अ प्लान इज़ जस्ट अ विश, राइट। तो आप ख्वाब देखते हो और आपके पास उस ख्वाब को इम्प्लीमेंट करने का तरीका ना पता हो तो केवल इच्छा बनकर रह जाती है। वैसे ही विद्यालय परिसर में विद्यालय से जुड़े हुए लोग, जो एक शिक्षक होता है, बच्चे होते हैं, एक स्कूल एनवायरनमेंट होता है, समुदाय होता है, पेरेंट होते हैं, ये देखिए इसमें एक टाइम में कितने लोग एक साथ इन्वॉल्व होते हैं और एक कुछ पर्टिकुलर गोल्स होते हैं जो हमें अचीव करने होते हैं। तो ये भी एक तरीके का वो एनवायरनमेंट है जहाँ लीडरशिप की ज़रूरत होती है, जहाँ किसी एक को लीड करने की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर कोई एक लीडर नहीं होगा तो समझ में नहीं आएगा किसकी बात माननी है, किस स्ट्रैटेजी से चलना है, कहाँ चलना है, कौन किसको समझे, कौन किसको फॉलो करे। तो एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर और एक कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर होने के लिए लीडरशिप की बहुत ज़रूरत है। तो लीडरशिप बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है। एक मिशन होता है, एक गोल होता है, एक लक्ष्य होता है जिसको प्राप्त करने के लिए एक टीम, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ग्रुप ऑफ पीपल, जो विद्यालय में टीचर, बच्चे, समुदाय के लोग और पेरेंट्स, ये सारे मिलकर एक टीम बनाते हैं कुछ पर्टिकुलर लक्ष्य को गेन करने के लिए। लीडरशिप हमेशा पॉजिटिव होगी तभी हमारे इम्पैक्ट जो उसके हैं, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो पॉजिटिव होंगे, उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो लीड करना मुश्किल नहीं है, लेकिन सही डायरेक्शन में लीड करना और सबको साथ में लेकर चलते हुए अपने विजन तक पहुंचना, अपने एम को अचीव करना जिसमें कोई भी घुटित महसूस ना करे, किसी को भी सफोकेटेड फील ना हो, सब जो उस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए जो सबके प्रयास लग रहे हैं उसमें सबका पूरा समर्पण हो, सब एक टीम फीलिंग के साथ आगे बढ़ते हुए उद्देश्यों को प्राप्त करें, अपना विकास करें, बच्चों का विकास करें, विद्यालय परिसर में विकास करें, वो एक अच्छी स्कूल लीडरशिप है। तो इस पर्टिकुलर कंपेंडियम के पार्ट में लीडरशिप के 3 डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात की गई है, जिसके बारे में अब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो लीडरशिप इज़ टू लीड विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड, और पूरी टीम को कलेक्टिव फीलिंग के साथ लेते हुए चलना, ताकि किसी को भी छूटा हुआ फील ना हो, किसी को भी सफोकेटेड फील ना हो, और किसी को ये भी ना लगे कि वो इस सिस्टम का अंग नहीं है। और कुछ प्री डिसाइडेड गोल हैं, कुछ लक्ष्य हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हमें अचीव करना है। तो जब हम लीडरशिप की बात करेंगे तो बहुत ज़रूरी है विजन के बारे में बात करना। आपका विजन क्या है, आप चाहते क्या हैं, आपकी दूरदर्शिता क्या है कि आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं। तो एक लीडर का एक विजन होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं किसी विद्यालय की हेडमिस्ट्रेस हूँ तो मैं अपने विद्यालय के लिए एक विज़न रखती हूँ कि अगले 10 सालों में मेरा विद्यालय उत्तर प्रदेश का सबसे खूबसूरत विद्यालय होगा। जब मैं कह रही हूँ सबसे खूबसूरत विद्यालय होगा तो मेरा पूरा फोकस मेरे विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, राइट। तो मेरा विजन है मैं इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना एम्पावर कर दूं कि ये पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में सबसे नंबर 1 पे आए, इतना खूबसूरत हो, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अट्रैक्टिव हो कि जब भी कभी पूरे उत्तर प्रदेश के विद्यालयों की रैंकिंग हो तो मेरा विद्यालय नंबर 1 पे आए। तो मेरा विजन है अपने अगले 10 सालों में अपने आप को वहाँ तक लेके जाना। किसी का विजन हो सकता है कि मैं बच्चों की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे काम करूँ और वो इतना अच्छा काम हो अगले 2 सालों में मेरे कक्षा 5 के बच्चे पूरी तरीके से इंग्लिश में कम्युनिकेशन कर सके। तो ये भी एक विजन हो सकता है, राइट। और इस विजन को प्राप्त करने के लिए किस तरह से मैं अपने सहायक अध्यापक, अपने शिक्षा मित्र, अपने अनुदेशक
अपने पेरेंट और हर वो व्यक्ति जो विद्यालय परिसर में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है, उनको कलेक्टिवली लेते हुए चलते हुए इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक साथ सबको लीड करूं पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, जिसमें किसी को कोई घुटन महसूस ना हो, किसी को ये ना लगे कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, या किसी को ये फील ना आए कि उनकी बात को नहीं सुना जा रहा। तो इसे कहते हैं लीड करना विद अ विजन, विद पॉजिटिविटी, जिसमें हर कोई अपने आप को स्वतंत्र फील करता हुआ प्रोग्रेस करे और अल्टीमेटम जो हमारा विजन है, जो हमारा गोल है, जो हमारा लक्ष्य है, हम उसको अचीव कर सकें। तो कंपेंडियम में बात की गई है 3 डिफरेंट स्टाइल्स की ऑफ लीडरशिप। अगर आप लीडरशिप के स्टाइल्स के बारे में बात करें तो मोर देन 15 यू विल गेट इन द वर्ल्ड, लेकिन यहाँ कंपेंडियम में 3 तरीके की लीडरशिप की बात की गई है। द फर्स्ट वन इज़ अथॉरिटेरियन और ऑटोक्रेटिक, जिसको भी हम कहते हैं। इसका मतलब होता है कि विद्यालय में जैसे हेड होते हैं या जो प्रधान अध्यापक है, वो अपने आप को सर्वे सर्वा मान ले। वो विद्यालय के लिए जो भी उद्देश्य, जो भी लक्ष्य, जो भी गोल्स को निर्धारित करे, उसमें किसी की राय ना ले, किसी को पूछे ना, बस अपने तरीके से एक इशू बनाया, अपनी तरफ से एक लक्ष्य डिसाइड किया और सबको बता दिया कि ये हमारा लक्ष्य है, ये हमें अचीव करना है। तो अथॉरिटेरियन में हायरार्की को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है और जो लीड कर रहा होता है, जो लीडर होता है, वो लोगों की इच्छाओं का सम्मान नहीं करता या उनसे पूछता नहीं या उनकी राय नहीं लेता, उनको अपने डिसीजन में इंक्लूड नहीं करता। तो जब डिसीजन में इंक्लूड नहीं करते तो जो और लोग साथ में जुड़े होते हैं उनके पास केवल इम्प्लीमेंटेशन का रास्ता बच जाता है। तो इम्प्लीमेंटेशन कई बार वो फोर्सफुली होता है और कई बार बिना मन से होता है। तो हो सकता है इस तरीके की लीडरशिप स्टाइल में डिसिप्लिन बहुत अच्छा मेंटेन हो जाता हो और हायरार्की ऑफ जो कंट्रोल है वो एक के हाथ में रहता है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होते हो, लेकिन लोग इसमें खुश नहीं रहते। लोग मन से अपना समर्पण नहीं दे पाते क्योंकि उनकी पूछ नहीं होती, राइट। ये हो गया अथॉरिटेरियन या इसको ऑटोक्रेटिक टाइप ऑफ, जैसे हिटलर का जो शासन होता था वो इस टाइप की लीडरशिप होती थी। दूसरी लीडरशिप की बात की गई है डेमोक्रेटिक लीडरशिप। तो डेमोक्रेसी का मतलब आप जानते ही हैं, लोगों का लोगों के द्वारा शासन। हमारी जो विल है हम उसको इम्प्लीमेंट करते हुए एक कॉमन गोल तक पहुँचे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर विद्यालय में एक हेड टीचर हैं और उनके साथ 5 का स्टाफ है और पेरेंट्स हैं, सबको हम मिलाकर बैठें और बोले हमको इस उद्देश्य की प्राप्ति करनी है, तो सब अपने अपने राय दें, अपनी अपनी ओपिनियन दें, अपने अपने पॉइंट्स दें और फिर सबके पॉइंट्स के आधार पर एक डिसीजन निकले जिसको इम्प्लीमेंट किया जाए और सारे लोग इसमें खुश रहते हैं। सबका कंट्रीब्यूशन होता है, डिसीजन मेकिंग में लोगों की पूछ होती है, लोगों की बातों को रखा जाता है, एक कॉमन कंसेंसस पे काम किया जाता है। डेमोक्रेटिक लीडरशिप का फ़ायदा ये है कि इसमें सब खुश होते हैं, लेकिन क्योंकि सबकी राय ली जाती है तो कई बार एक राय बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। थर्ड तरीके की जो बात की गई है इसे कहते हैं लेज़े फेयर, जिसका मतलब होता है स्वतंत्र शैली, राइट। इसमें क्या होता है कि सबको स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। जो हेड है, जो असिस्टेंट है, जो शिक्षा मित्र है, जो अनुदेशक है, सब फ्री हो, जिसका जैसे मन करता है वो अपने अपने तरीके से लीड करो और कॉमन गोल तक पहुँचो। तो इस तरीके की लीडरशिप में हो सकता है 2-4 लोग बहुत अच्छा काम कर जाएं, जिनका नहीं मन करता या जो अपना नहीं देना चाहते या जिनका स्किल और विल इशू है वो नहीं कंट्रीब्यूट कर सकते। तो इस तरीके की शैली में लोग खुश तो रहते हैं, लेकिन इस पे कॉमन गोल तक पहुंचने में समय लग सकता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि सब लोग एक मत होकर एक लाइन पर काम करें। तो स्वतंत्रता जब सबको होती है तो कोई एक से नहीं बन पाता, कोई एक पावर ऑफ अथॉरिटी नहीं बन पाता, कोई एक डिसिप्लिन क्रिएट नहीं हो पाता। तो अगर आप देखें तो तीनों तरीके की जो लीडरशिप है, तीनों के अपने फ़ायदे हैं, तीनों के अपने नुकसान हैं। तो कंपेंडियम में बात की गई है कि कौन सी लीडरशिप को यूज़ कर सकते हैं, कैसे 2 तरीके की लीडरशिप को कंबाइन कर सकते हैं और किस तरह से लीडरशिप को यूज़ करते हुए अपने स्कूल लीडरशिप को डेवलप करने के लिए हम अपने उद्देश्यों तक पहुंच सकते हैं। तो ये इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का व्यक्ति है जो किस तरीके की लीडरशिप को अडॉप्ट करे। लेकिन मेरे अपने विचार में लीडरशिप ऐसी होनी चाहिए जिसमें गोल बहुत साफ हो, विजन बहुत साफ हो, जो व्यक्ति लीड कर रहा हो वो अपनी टीम का ध्यान रखे, वो इमोशनली अपने टीम से कनेक्ट करता हो और हर किसी की राय को एटलीस्ट सुनकर उसको फॉलो करने के रीज़न होने चाहिए और ना फॉलो करने के भी रीज़न सामने वाले को देने चाहिए, ताकि किसी को लेफ्ट आउट फील ना हो और एक कलेक्टिव फॉर्म में सब लोग मिलकर एक गोल की तरफ काम करें। कम्युनिकेशन बहुत साफ होना चाहिए, अथॉरिटी बहुत क्लियर होनी चाहिए और हायरार्की ऑफ कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होना चाहिए। तो ये तो बात हो गई कि हम किस तरीके की लीडरशिप स्टाइल को करेंगे। अब कंपेंडियम में बात की गई है कि इसका प्रोसेस कैसा होना चाहिए। तो प्रोसेस एक सरसरी निगाह पर देखते हैं जो हर जगह ऑलमोस्ट सेम रहता है।
तो इसमें बात की गई है सबसे पहले आप अपनी नीड्स का असेसमेंट करें। तो आप किसी भी तरीके की लीडरशिप की बात कर रहे हैं, बहुत साफ है कि एक गोल है, एक टीम है, ये टीम इस गोल तक पहुंचने के लिए साथ चलेगी, बहुत सारे रिसोर्सेज को यूज़ करेगी, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करेगी और अपनी रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए अपने गोल को अचीव करेगी। और इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी किसी की भावनाएं आहत ना हो, कोई भी गोल छूट ना जाए, खुद जो लोग इस लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं उनका विकास हो, जिसके लिए काम कर रहे हैं उसका विकास हो और पूरा एनवायरनमेंट हेल्दी रहे, सबके इमोशंस इंटैक्ट रहें, सब खुश फील करें, सब डेवलप फील करें। इसके लिए इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए जिस लीडरशिप का यूज़ किया गया है वो बहुत प्लान्ड होना चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम जो भी प्लानिंग करें, जो हमारा विजन है, जो हमारा एम है, वो हमारी नीड्स के आधार पर हो, वो हमारी आवश्यकताओं के आधार पर हो। तो नीड असेसमेंट के लिए स्मार्ट का कॉन्सेप्ट दिया है कि जब भी आप अपने लक्ष्यों का निर्धारण करें तो वो स्पेसिफिक होने चाहिए। एस फॉर स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट होने चाहिए। आपको बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं चाहता क्या हूँ, मुझे पहुँचना क्या है, मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है, मुझे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे काम करना है, मुझे टीचर्स के प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे काम करना है, मुझे अपनी स्कूल बिल्डिंग पे काम करना है, मुझे TLM पे काम करना है। तो बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। देन M इज़ फॉर मेजरेबल। तो मैं वैसे गोल बनाऊं जो एक टाइम पे आने के बाद, जो मेरा अपना टेन्योर है कि मैं 2 साल में 1 साल में इन गोल्स को अचीव करूंगा, मैं अपने ही रिजल्ट्स को मेजर कर सकूं कि पहले क्या था और अब क्या है। दोनों के डिफरेंस से ही तो पता चलेगा कि मैं मेरे अचीवमेंट तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। तो हम ये गोल सेटिंग की बात कर रहे हैं। गोल सेट करते समय, अपने लक्ष्यों का निर्धारण करते समय अपनी नीड का असेसमेंट करना चाहिए और गोल निर्धारित करते समय स्मार्ट का कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना चाहिए। तो एस फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, देन यू हैव A फॉर अचीवेबल। मतलब ऐसे लक्ष्य निर्धारित करें जो पाना संभव हो। तो ऐसा कोई लक्ष्य ना बना लें जो आपकी रिसोर्सेज के बिल्कुल एंटी जाता हो, जो आपकी मानवीय रिसोर्स और जो आपके फिजिकल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनके बिल्कुल एंटी जाता हो। तो कुछ ऐसे लक्ष्य बनाएं जिनको प्राप्त करना संभव हो, अचीवेबल हो, आप जिन्हें प्राप्त कर सकें, राइट। एंड R फॉर रियलिस्टिक हो, मतलब रियल टाइम सिचुएशन में उन तक पहुंचना आसान हो, उनका प्रोसेस क्लियर हो। ऐसा हम कोई गोल ना बना ले जो रियलिस्टिक फील ना हो। मतलब अगर मैं ये बोलूँ कि 10 दिनों के अंदर मेरे सारे बच्चे क्लास 5 के रीडिंग करना शुरू कर देंगे, तो ये रियलिस्टिक नहीं साउंड करता है, क्योंकि हर बच्चों का लेवल अलग अलग होता है। तो हो सकता है सबसे पहले तो मुझे यही जानने में 5 दिन लग जाएंगे कि मेरा कौन सा बच्चा किस लेवल पे है, फिर मेरा अपना एक स्ट्रैटेजी होगा कि मैं कैसे उसको इम्प्लीमेंट करूँ, राइट। तो और तीसरा है T इज़ फॉर टाइम बाउंड, कि एक डायरेक्शन होना चाहिए कि मुझे ये पर्टिकुलर लक्ष्य 2 साल में पूरा करना है, 1 साल में पूरा करना है, 3 महीने में पूरा करना है या 1 हफ्ते में पूरा करना है, राइट। तो आई रिपीट इट अगेन, दिस इज स्मार्ट। S for smart, M for measurable, then A for achievable, R for realistic and T for time bound, right। तो अपने लक्ष्यों का निर्धारण करते समय, अपनी नीड को असेस करते समय इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख के अपने लक्ष्यों का सबसे पहले निर्धारण करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास क्या फिजिकल रिसोर्सेज हैं, क्या ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनके साथ बैठ के इन लक्ष्यों तक, जो भी हमने लक्ष्य निर्धारण करा है उन तक कैसे पहुँचे। तो एक एक्शन प्लान डेवलप करें। वो एक्शन प्लान डेवलप करने में जो आपके ह्यूमन रिसोर्स हैं उनका से जरूर लें, राइट। तो यहीं पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँगी। कंपेंडियम में शुरू से बात की जा रही है एक ट्राइपोलर प्रोसेस की, जिसमें बच्चा है, टीचर है और पेरेंट है, राइट। और आप इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। बच्चे और टीचर के कनेक्शन में आता है क्लासरूम एनवायरनमेंट, स्कूल एनवायरनमेंट, विद्यालय का परिवेश, विद्यालय की हर वो चीज़, क्लास की हर वो चीज़ जो इस टीचर और बच्चे को जोड़ती है। और ट्राइपोलर का जो तीसरा पोल है वो है पेरेंट, कम्युनिटी, राइट। तो टीचर को पेरेंट और बच्चे को पेरेंट, इनके बीच में आता है कम्युनिटी एनवायरनमेंट, राइट। तो आप जो SMC की मीटिंग करते हैं, जो PTM करते हैं, ये उसी कनेक्ट को डेवलप करने के लिए है। तो जब हम स्कूल लीडरशिप की बात करेंगे तो दिमाग में बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि हर वो गोल, हर वो प्रोसेस, हर वो इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी, हर वो एक्शन प्लान जो बच्चे को सशक्त करता हो, टीचर को सशक्त करता हो, पेरेंट को सशक्त करता हो, कम्युनिटी को सशक्त करता हो, स्कूल एनवायरनमेंट को सशक्त करता हो, क्लास रूम टीचिंग को इम्पैक्टफुल बनाता हो, इफेक्टिव बनाता हो, एफिशिएंट बनाता हो, वो इस पूरी लीडरशिप में उन पॉइंट्स को हम इंक्लूड करेंगे, राइट। तो मैंने आपसे बात की कि सबसे पहले अपनी नीड को असेस करके अपने लक्ष्यों का निर्धारण करेंगे, फिर सबके साथ मिलकर एक एक्शन प्लान बनाएंगे,
फिर उस एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे। और जब एक्शन प्लान बनाएंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि ये ट्राइपोलर प्रोसेस हमेशा कनेक्शन में इंटैक्ट रहना चाहिए। टीचर बच्चे का और बच्चे पेरेंट का और टीचर पेरेंट का कनेक्ट नेटवर्क किसी भी कीमत पे नहीं टूटना चाहिए, राइट। उस एक्शन प्लान को बनाते समय इन तीनों पोल्स को ध्यान में रखा जाएगा, स्कूल एनवायरनमेंट को ध्यान में रखा जाएगा, क्लासरूम एनवायरनमेंट को ध्यान में रखा जाएगा, टीचर पेरेंट के रिलेशनशिप को ध्यान रखा जाएगा, पेरेंट टीचर के और स्टूडेंट के रिलेशनशिप को ध्यान में रखा जाएगा। तो हर वो चीज़ जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन तीनों के रिश्तों को, इन तीनों के इफ़ेक्ट को, इन तीनों के इम्पैक्ट को कंट्रीब्यूट करती है, चाहे वो स्कूल एनवायरनमेंट हो, चाहे वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो बच्चों का कंट्रीब्यूशन हो, चाहे वो इम्पैक्टफुल टीचिंग हो, चाहे वो पीटीएम हो, चाहे वो एसएमसी की मीटिंग हो, हर चीज़ पर इक्वली काम करना पड़ेगा ताकि हम एक मॉडल की तरह उभर के आए। स्कूल लीडरशिप का मतलब यही है, राइट। तो आपने एक्शन प्लान बनाया, एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट करने के बाद उसका असेस किया कि हम कहाँ तक पहुँचे, राइट। हमारा जो एक स्कूल लीडरशिप का एक विज़न था, जो उस विज़न में हमने जो एक्शन प्लान बनाया उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद जो हमारा टाइम बाउंड एक स्ट्रैटेजी थी, हम उसको इम्प्लीमेंट करने पर कहाँ तक पहुँचे। तो अब आप इसको पहुँचे कहाँ तक, इसको असेस करने के लिए या तो क्वांटिटी में बताएंगे अपनी प्रोग्रेस को या क्वालिटी में बताएंगे। इसको बताने के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी बात कंपेंडियम में की गई है कि किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन करें, राइट। क्वालिटी का डॉक्यूमेंटेशन होता है, क्वांटिटी का भी डॉक्यूमेंटेशन होता है, जो आपको रियल टाइम सिचुएशन बताता है कि आप जिस विजन को लेकर चले थे, जिस उद्देश्य को लेकर चले थे, आप उसमें कहाँ तक पहुँचे। एक छोटा सा एग्जांपल देके यहाँ क्लैरिटी कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं एक कक्षा 4 की टीचर हूँ और मैंने ये उद्देश्य अपना निर्धारण किया कि मैं 1 माह के अंदर अपने सारे बच्चों को सेल्फ इंट्रोडक्शन पे तैयार करूँगी, राइट। तो मान लीजिए मेरे विद्यालय में 50 बच्चे हैं मेरी अपनी क्लास में और मेरे पास 1 महीने का वक्त है और मेरा टारगेट है बच्चों को सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए तैयार करना। मैंने पूरे महीने अपना एक प्लान बनाया, उसको इम्प्लीमेंट किया, बच्चों को तैयार किया और लास्ट में मैंने एक असेसमेंट लिया, एक ओरल असेसमेंट लिया, एक रिटन असेसमेंट लिया और उसके बाद ओरल पे मैंने बच्चों को जज किया, जिससे उनकी क्वालिटी ऑफ हाउ दे डिड परफॉर्म, और जो मैंने रिटन लिया उसमें उन क्वांटिटी में कितने मार्क्स किसको मिले, राइट, वो मैंने लिया और 50 बच्चों के मैंने मार्क्स सामने लिखे। और ये मुझे तभी पता चलेगा जब मैंने पहले दिन अपनी क्लास शुरू की थी, तब मैं उनका एक प्री टेस्ट लूँ, राइट। तो जब आपके पास प्री टेस्ट होगा और जब आपने अपना उद्देश्य प्राप्त करने की जो अवधि रखी थी उस पर जो टेस्ट लिया, इन दोनों का अंतर आपको आपकी प्रोग्रेस बताएगा। तो ये एक पूरा छोटा सा एक एग्जाम्पल था कि किस तरह से स्कूल लीडरशिप में विजन को क्रिएट करें, उस विजन को क्रिएट करते समय स्मार्ट के कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखें, उसको अप्लाई करें, उसके हिसाब से अपने लक्ष्यों का निर्धारण करें, फिर एक एक्शन प्लान बनाएं, उस एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करें, उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद अपनी प्रोग्रेस को असेस करें। असेस करने के लिए, आकलन करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज आपने अपने आप को डॉक्यूमेंट किया है, आपने अपने प्रयासों को डॉक्यूमेंट किया है कि किस टीचर ने कितने लर्निंग आउटकम पे काम किया, किस बच्चे ने कितने लर्निंग आउटकम को सीखा, कितनी एसएमसी की मीटिंग हुई, कितने टीचर ने डायरेक्टली हमारे साथ कंट्रीब्यूट किया पिछले 6 महीने में। तो ये सबके जो निर्धारित लक्ष्य हैं उन्हीं के आधार पर उनका डॉक्यूमेंटेशन होगा। तो ये एक होल सोल स्ट्रैटेजी दी गई है स्कूल लीडरशिप को एनहांस करने की। इसके साथ साथ कुछ चीज़ों की बात की गई है प्रोफेशनल डेवलपमेंट की, क्योंकि देखिए कोई भी व्यक्ति तब विकास कर सकता है जब वो निरंतर सीखता हो, ये एक दिन का काम नहीं है, राइट। तो इसमें पूरी बच्चे के साथ साथ टीचर को भी एम्पावर करने की बात की गई है। तो टीचर के लिए स्व विकास बहुत ज़रूरी है। व्यावसायिक जो आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, जिसे CPD कहते हैं, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, उसकी भी बात की गई है, करिकुलर एक्टिविटीज़ की भी बात की गई है, अच्छे स्कूल एनवायरनमेंट की भी बात की गई है। और इन सबको स्कूल लीडरशिप के साथ जोड़ते हुए लक्ष्यों तक पहुँचना आपको लीडरशिप में बताया गया है, स्कूल लीडरशिप में बताया गया है कि किन किन वो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बताएंगी कि स्कूल में लीडरशिप का ओरिएंटेशन हो चुका है, स्कूल में लीडरशिप की, पॉजिटिव लीडरशिप की काम चल रहे हैं, किस तरह से लोग कलेक्टिवली एक साथ काम करते हुए, समुदाय को साथ जोड़ते हुए, बच्चे को साथ जोड़ते हुए, इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट को जोड़ते हुए टीचर एक कलेक्टिव फॉर्म में एक पर्टिकुलर गोल तक पहुँचने के लिए अपना काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम लोग प्रेरणा मिशन और प्रेरणा प्रेरक ब्लॉक की बात कर रहे हैं, तो बहुत क्लियर है हर स्कूल का एक स्कूल लीडरशिप इस तरीके से इवॉल्व हो कि फॉर एग्जांपल अक्टूबर 2020 में हमें प्रेरक ब्लॉक में अपने आप को कन्वर्ट करना है। मैं अपने ब्लॉक के बारे में बात कर रही हूँ। तो एम क्लियर है, 2020 तक हमको इस पे काम करना है। अब स्कूल की अच्छी स्कूल लीडरशिप क्या होगी कि हम लोग एक टीम प्लान बनाएं कि किस तरह से जो प्रेरणा सूची है
उनकी दक्षताओं को, बच्चों को तैयार करने के लिए हम क्या एक्शन प्लान बनाएं। एक्शन प्लान बनाएंगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट करने के बाद जब अक्टूबर 2020 एक थर्ड पार्टी असेसमेंट होगा तो वो बताएगा कि हमारे जो प्रयास थे वो कहाँ तक पहुँचे। अगर हमारे सारे बच्चे सफल हो जाते हैं, इसका मतलब हम जो विजन लेके चले थे, जो एक्शन प्लान लेके चले थे, जो एक्शन प्लान हमने इम्प्लीमेंट किया था वो सक्सेसफुल हो गया। और डॉक्यूमेंटेशन, जब बच्चों का रिजल्ट आएगा पता चलेगा किस बच्चे को कितने मार्क्स मिले, सारे सफल हो गए, वो हमारा डॉक्यूमेंटेशन है। इस डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे पहली चीज़ हमें पता चलता है कि हम कहाँ तक पहुँचे, और दूसरी चीज़ हमको ये पता चलता है कि आगे का जब हम प्लानिंग करेंगे तो इसके रिजल्ट्स, इसका फीडबैक हमें कहाँ तक मदद करेगा। जो पहले हमने गलतियाँ की, जो हमसे छूट गया था, वो आगे कंटिन्यू ना हो। राइट, तो ये तो बात हुई भाग 5 की, जिसमें स्कूल लीडरशिप की बात की गई है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात की गई है, टीचर की रूटीन की बात की गई है, बच्चों के रूटीन, बच्चे लगातार विद्यालय आते रहें। ये कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं वो जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में 2-4 होते ही हैं। जो मेन चीज़ थी वो थी स्कूल लीडरशिप कैसे इवॉल्व हो, कितने प्रकार की है, स्मार्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से एक प्रोसेस होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है, उसके रिजल्ट से हम सीखते कैसे हैं और कैसे उसको आगे अप्लाई करते हैं। राइट, आप लोग कंपेंडियम में पढ़ेंगे इसको तो और डिटेल में पढ़ सकते हैं, पॉइंट्स पे दिया हुआ है सब कुछ, लेकिन ये इसका सार है। इसके अलावा पार्ट 6 में कुछ विशेष नहीं है समझने के लिए। जो भी आपने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक की अंडरस्टैंडिंग बनाई है, हर चीज़ का फॉर्मेट पार्ट 6 में दिया हुआ है। अगर आप टीचिंग प्लान की बात करें तो एक स्टैंडर्ड टीचिंग प्लान कैसा होना चाहिए, लेसन प्लान कैसा होना चाहिए, आपको इसके अपेंडिक्स में मिल जाएगा। पार्ट 6 है अपेंडिक्स मिसलेनियस, जिसमें आपको ये सारे फॉर्मेट मिलेंगे। टीचर डायरी कैसी होनी चाहिए आप यहाँ पाएंगे, लेबोरेटरी की स्थापना कैसे करें आपको यहाँ मिलेगा, लाइब्रेरी का मेंटेनेंस, लाइब्रेरी कैसे बनाएं, ये सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। जब आप अपना टाइम टेबल बनाएंगे वो कैसा होना चाहिए यहाँ मिलेगा। रिमीडियल टीचिंग का टाइम टेबल कैसे बनाएंगे वो आपको यहाँ मिलेगा। तो ये अपेंडिक्स है जिसमें आपको सारे फॉर्मेट्स, तो मैं शुरू से बात कहते आ रही हूँ कि प्रेरणा मिशन की खूबसूरती ये है कि ये केवल ये नहीं बताता क्या करना है, बल्कि ये भी बताता है कैसे करना है। और कहीं मैं यहाँ गौतम बुद्ध नगर में बैठ के अपना एक नया फॉर्मेट ना बना लूँ और कोई व्यक्ति लखनऊ में बैठ के अपना अलग फॉर्मेट ना बना ले। इसलिए एक स्टैंडर्ड लेवल ऑफ वर्किंग को, एक नए कल्चर को डेवलप किया गया जिसमें सबको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट दे दो कि आपको पीटीएम ऑर्गेनाइज करनी है, ये स्टैंडर्ड फॉलो करो। आपको टीचर्स डायरी मेंटेन करनी है तो आप कहीं भी बैठेंगे आपका फॉर्मेट ये होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, बहुत स्टैंडर्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स हो जाएगा और एक स्टैंडर्ड को हम लोग मेंटेन करते हुए हर बच्चे को इक्वल लेवल ऑफ क्वालिटी एजुकेशन की तरफ ले जा सकते हैं। तो आशा करूँगी आपको ये पसंद आया होगा। पार्ट 5 और पार्ट 6 ये दोनों मिक्स हैं। पार्ट 5 में पूरी तरीके से स्कूल लीडरशिप की बात की गई है, कितने प्रकार की है, कैसे करते हैं, कैसे पहुंचते हैं, कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। बस एक चीज़ दिमाग में ध्यान रखिए, ट्राइपोलर प्रोसेस है, टीचर, बच्चा और पेरेंट्स। टीचर और बच्चे के बीच में आता है क्लासरूम और स्कूल एनवायरनमेंट, और बच्चे, पेरेंट और टीचर के बीच में आती है कम्युनिटी। राइट, और कंपेंडियम का हर पार्ट इन तीनों चीज़ों को जोड़ते हुए स्कूल एनवायरनमेंट और कम्युनिटी को एक परिवेश मानते हुए पांचों चीज़ों पर कलेक्टिव फॉर्म में बात करता है। तो स्कूल लीडरशिप पॉजिटिव होनी चाहिए, सबको लेकर चलनी चाहिए, और कई तरीके की लीडरशिप का मिक्सचर हो सकता है, लेकिन एम बहुत क्लियर होना चाहिए, किसी की भावनाएं आहत ना हो, सबका कॉपरेशन मिले, सबका कंट्रीब्यूशन हो, सबका स्व विकास हो, सबका प्रोफेशनल डेवलपमेंट की सबको पूरी चांसेस मिले, बच्चों का विकास हो, क्लासरूम और स्कूल एनवायरनमेंट दोनों एनरिच हो, टीएलएम जैसी बातें हुई हैं, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट की बातें हुई हैं, किस तरह से बाला के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करें, ये सब कुछ स्कूल लीडरशिप का एक पार्ट है। और भाग 6 में पूरी तरीके से आपको सारे फॉर्मेट्स दिए गए हैं, हर उस बिंदु पे बात की गई है कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट के थ्रू, एग्जाम्पलरी फॉर्मेट के थ्रू, जो हमने भाग 1 से लेकर भाग 5 तक में कवर किए हैं। तो इस तरह से कंपेंडियम का पार्ट आज होता है फिनिश। मैंने आपको प्रेरणा पे एक सेपरेट वीडियो बना के दिया हुआ है और कंपेंडियम के 5 अलग पार्ट बना के दिए हुए हैं। ये 5 और 6 एक पार्ट में रहेगा। तो अगर आप इन प्रेरणा मिशन के जो ओरिएंटेशन वीडियो है उसको देखेंगे और आप ये पांचों वो देखेंगे तो आपको प्रेरणा मिशन और कंपेंडियम की पूरी नॉलेज एक बार में मिल जाएगी। तो आशा करती हूँ ये आपको मदद करेगा प्रेरणा मिशन को समझने के लिए, प्रेरक ब्लॉक के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, और किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करना है ये भी समझने के लिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी फीडबैक है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर छोड़िए, क्योंकि वो मुझे मदद करेगा ये जानने में कि आपको क्या चाहिए। राइट, तो प्लीज़ अपने कमेंट वहाँ लिखिए, और अगर मेरे द्वारा डेवलप किया गया कंटेंट, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको मदद कर रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसको शेयर करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू, टेक केयर।